जय हिंद दोस्तों, मैं आसफान शाह। महाराष्ट्र में कल ही चुनाव होने वाले हैं, कल ही वोटिंग की जाएगी। लेकिन इस चुनाव के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा भाजपा की ओर से जो सिगुफा चुनाव के बीच छोड़ा गया, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कटोगे बटोगे ये नारा सबसे ज्यादा उछाला गया। और इसी का एक दूसरा वर्जन प्रधानमंत्री मोदी ने एक सेफ नारा दिया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन इसी मुद्दे पर भाजपा कहीं ना कहीं खुद ही पार्टी के भीतर बढ़ चुकी है कई खेमों में, जहां पार्टी के एमएलसी कद्दावर नेता हैं, ओबीसी समाज से आती हैं, पंकजा मुंडे, उन्होंने इसके खिलाफ इसकी मुखालिफत की है। और इन्होंने कहा है कि मैं इसे सिर्फ इसलिए समर्थन नहीं दूंगी कि मैं उसी पार्टी की हूं। मेरा मानना है कि हमें सिर्फ विकास पर काम करना चाहिए। एक नेता का काम है कि वो इस भूमि पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपना बनाए, इसलिए हमें महाराष्ट्र में ऐसे किसी मुद्दे को हवा नहीं देनी चाहिए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सलीम खान जी। सर, ये भाजपा ने जो नारा दिया चुनाव के बीच में कटोगे बटोगे, लेकिन पार्टी के भीतर वो खुद ही बढ़ गई कई खेमों में जी। तो असल में बट गई है, लेकिन अब चुनाव में कटेगी भी। जब आप चुनाव के नतीजे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो बंटने वाले लोग हैं ये कट भी गए। देखिए, इसमें जो इसका विरोध शुरू हुआ वो अजित पवार से शुरू हुआ। अजित पवार ने सबसे पहले ये कहा कि ये नारा जो है वो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में तो ये चल सकता है, लेकिन जो है वो महाराष्ट्र में नहीं चल सकता। तो जब ये बात अजित पवार ने कही तो उसकी तरह तरह से व्याख्या की गई। कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई अजित पवार चूँकि मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उनको महायुति में लिया गया है, तो उनके लिए अनिवार्य है कि वो इसकी जो है विरोध करें, इसलिए कि अगर वो इसका विरोध करेंगे तो उन्होंने जो मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं उनके लिए मुसलमानों में जाके कहना ये आसान हो जाएगा कि देखो ये महायुति के एक घटक का जो है वो घोषणा है, लेकिन हम जो है और हमारे जो लीडर हैं वो इससे सहमत नहीं हैं। और अजित पवार खुल्लम खुल्ला जो है वो ये कह रहे हैं कि बटोगे और कटोगे सही नहीं है। तो इसलिए ये जो एनसीपी अजित पवार के मुस्लिम नेता हैं, उनको बचाने के लिए अजित पवार ये कह रहे हैं, ये बात कही गई। लेकिन ये बात वहाँ पे रुकी नहीं, बल्कि ये बात और आगे बढ़ी जी। शंकरराव चौहान जो कांग्रेस से आए हैं उन्होंने भी ये बात कह दिया। शंकरराव चौहान नहीं, उनके बेटे अशोक चौहान जी, उन्होंने भी ये बात कह दिया कि जो है वो महाराष्ट्र में ये नहीं चलेगा। हालांकि वो अभी बीजेपी में है, लेकिन उनकी जो है वो जड़ें कांग्रेस में है। उनके पिताजी जो है वो मुख्यमंत्री थे, बल्कि गृह मंत्री भी थे। उसके बाद और भी बात आगे बढ़ी तो पंकजा मुंडे ने कह दिया। पंकजा मुंडे के जो पिताश्री हैं गोपीनाथ मुंडे, वो कभी कांग्रेस में नहीं थे, बल्कि वो बीजेपी में ही थे हमेशा से। लेकिन उनका मामला ये था कि वो जो है वो एक खुले जहन के लीडर थे जी। उनके मुसलमानों से भी बहुत अच्छे संबंध थे जी। और वो इस तरह की जो नैरो माइंडेड राजनीति है, लोगों को लड़ा के अपनी राजनीति चमकाने वाला जो दृष्टिकोण है, वो इससे सहमत नहीं थे। इसलिए गोपीनाथ मुंडे जो है वो अपने इलाके में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी थी, और उन्हीं के संस्कार जो है वो उनकी बेटी में आ गए, पंकजा मुंडे में, जिनका कि अभी आपने रेफरेंस दिया, हवाला दिया। उन्होंने भी कहा कि पार्टी का कोई नारा आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो उसका समर्थन करें। महाराष्ट्र में तो विकास की बात होनी चाहिए और ये बांटने और काटने की बात नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन इसका एक और भी बैकग्राउंड है पंकजा मुंडे और अशोक चौहान का। आप ये देखिए कि महाराष्ट्र में जो दो बड़े मुद्दे हैं उसमें एक मुद्दा तो ये है कि दो क्षेत्रीय दलों को तोड़ा गया जी। शिवसेना को तोड़ा गया और एनसीपी को तोड़ा गया। तो एक पक्ष तो उसमें का सत्ता में आ गया जी। लेकिन जो बड़े कद्दावर नेता थे, एनसीपी के सबसे बड़े कद्दावर नेता शरद पवार है जी, और इसी तरह से शिवसेना के सबसे कद्दावर नेता उद्धव ठाकरे जी। तो इन दोनों ने
ये कहा कि हमसे गद्दारी की गई और बीजेपी ने हमारी पार्टी को और हमारे निशान को हमसे चुरा लिया। जी तो ये गद्दारी और चुराना और इसके कारण जो है सहानुभूति प्राप्त करना, ये एक अहम महाराष्ट्र के चुनाव में चल रहा है। दूसरा जो मुद्दा है वो है आरक्षण का। हम लोग मुंबई में रहते हैं तो हम इसको महसूस नहीं करते। मुंबई, थाना, कोंकण में ये मुद्दा इतना तगड़ा नहीं है, लेकिन मराठवाड़ा जहाँ से ये दोनों नेता आते हैं, जी यानी अशोक चौहान भी नांदेड़ से आते हैं, पंकजा मुंडे भी जो है वो मराठवाड़ा से आती हैं, तो वहाँ पर आरक्षण का मुद्दा बहुत ही तगड़ा है। जी तो हुआ क्या कि जरांगे पाटिल ने आरक्षण का मामला उठाया मराठों के लिए, जी और उसका फायदा उठाकर बीजेपी ने ये किया कि जो ओबीसी समाज है, जी जो पिछड़े वर्ग हैं, जी। उनको अपने साथ करने की कोशिश की। यानी आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में जो बहुमत है वो मराठों का और ओबीसी का, पिछड़ों का है। जी तो इन्होंने खुद अपने ही समाज को दो हिस्सों में बांट दिया, जी ताकि मराठे अगर हमारे साथ नहीं आते और वो एनसीपी के साथ चले जाते हैं या कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा सबूत तो उस वक्त सामने आया जबकि पूरे मराठवाड़ा में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकती। जी एक औरंगाबाद में जो है वो शिवसेना का उम्मीदवार जीता। जी तो जब बीजेपी की समझ में ये आ गया कि मराठे हमारे साथ नहीं है, जी जरांगे पाटिल हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, तो इन्होंने उनका डर दिखा के ओबीसी को अपने साथ करने की कोशिश की। जी अब ये है कि आप जो है पूरे राज्य के स्तर पर तो ये खेल खेल सकते हैं, जी लेकिन जिनको इलेक्शन लड़ना है, पंकजा मुंडे को इलेक्शन लड़ना है और अशोक चौहान को, अपने लोगों को, अपने भाई को, अपनी बीवी को इलेक्शन लड़वाना जी। है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इसकी विरोध करें। जी। इसलिए कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ना मराठे वोट मिलेंगे उनको और ना मुसलमान वोट मिलेंगे। जी तो इस तरह से इस नारे ने, सही बात यह है कि महायुति को बांट दिया और काट दिया। जी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में उनको ऐसा लगा था कि वो नारा पूरे देश में लेके जाना चाहिए, और उस नारे को महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा भाजपा के नेताओं ने प्रचारित किया। चुनाव के बीच में कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुंबई की सड़कों पर बैनर लगाए जिससे कि ये नारा और भी मकबूलियत हासिल हो इस नारे को। लेकिन देखा जाए तो पंकजा मुंडे इस नारे के खिलाफ बोलती हैं, अशोक चौहान इस नारे के खिलाफ हैं, लेकिन वहीं पंकजा मुंडे को लेकर के ये भी माना जाता है कि वो भाजपा की कद्दावर नेता हैं, गोपीनाथ मुंडे की लड़की हैं। गोपीनाथ मुंडे एक समय में भाजपा के बड़े नेता हुआ करते थे और माना जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। हालांकि कई मौकों पर यह भी देखा गया है कि पंकजा मुंडे और फिर देवेंद्र फडणवीस के बीच में मनमुटाव है, जिसकी वजह से भी वो आए दिन पार्टी लाइन से हटकर बयान देती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ है या फिर कुछ और है इसमें वजह, जिसे कि पंकजा मुंडे ने प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के जो नारा है इसके खिलाफ वो स्टैंड लिया है? देखिए, एक कारण तो मैंने आपको पहले प्रश्न के उत्तर में बताया जी कि भाजपा जो है वो दो हिस्सों में बढ़ गई। एक वो लोग जो समझदार हैं जी और समझदारी की राजनीति करते हैं, और एक वो लोग जो कि नफरत की राजनीति करते हैं, घृणा की राजनीति करते हैं। तो वो सारे लोग जो कि घृणा की राजनीति नहीं करते लेकिन बीजेपी में हैं, उनमें गडकरी भी शामिल है, उनमें जो है वो पंकजा भी शामिल है, और उनमें अशोक चौहान भी शामिल है, और भी कई लोग शामिल हैं। तो उन सारे लोगों ने ये बटोगे और कटोगे की विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिनको ये लगता है कि इस तरह के भड़काऊ नारों के बगैर उनकी राजनीति नहीं चल सकती, उन्होंने इस मामले को हाथों हाथ ले लिया, और उनके अंदर देवेंद्र फडणवीस भी शामिल है। जी लेकिन इसके दो कारण और हैं। पहला कारण यह है कि 2014 में जब चुनाव हुआ तो उस वक्त देवेंद्र फडणवीस भाजपा के बड़े नेता नहीं थे। जी उनसे बड़े बड़े लीडर जो है वो भाजपा के अंदर मौजूद थे, जैसे एकनाथ खड़से। जी जी वो जो है वो सबसे बड़े
मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। जी और गोपीनाथ मुंडे की तो खैर पार्लियामेंट में जाने के बाद मृत्यु हो चुकी थी, तो वो थे नहीं। पंकजा मुंडे बहुत नई थी, तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन जो बड़े दावेदार थे वो एकनाथ खड़से थे, और इसके अलावा बम्बई के एक बहुत बड़े नेता थे पाटिल, जो कि आजकल उनको भी देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ से भेज दिया है दिल्ली, उनको तड़ी पार कर दिया है, वो पार्टी के सेक्रेटरी हैं। तो देवेंद्र फडणवीस ने ये किया कि जो अपने एक एक जो उनका कॉम्पिटिटर था पार्टी में, उन सबको ख़त्म किया। खड़से के साथ तो उन्होंने ये किया कि उनके खुद ये गृह मंत्री थे, तो एक लीक कर दिया कि उनके जो है वो उनसे ताल्लुकात हैं। दाऊद इब्राहिम का फ़ोन आता है उनके पास जी, और खड़से पर जो है वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जी। बाद में वो भ्रष्टाचार का आरोप भी गलत निकला और वो दाऊद इब्राहिम की बात भी गलत निकली जी। लेकिन उसके चक्कर में उनसे जो है उनका मंत्री पद छीन लिया गया और वो आज एनसीपी में बैठे हुए हैं। जी। जहाँ तक पंकजा मुंडे का सवाल है, पंकजा मुंडे जो है वो फॉरेन जा रही थी किसी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए, शिक्षा मंत्रालय उनके पास था। तो अचानक उनके टूर से 2 दिन पहले चिक्की घोटाला सामने आ गया जी। और वो चिक्की घोटाला के चलते जो है वो उनकी जो है वो जांच शुरू हो गई और जांच शुरू होने के बाद उनको बाहर नहीं जाने का मौका मिला जी। और कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें खुद देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहते थे कि वो जीते जी। इसलिए उनकी हार के पीछे भी जो है वो देवेंद्र फडणवीस का हाथ है जी। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से मतलब अधिक कारण, भाई ये नहीं कहता कि ये कारण नहीं होते तो पंकजा मुंडे जो है वो बटोगे और कटो की बात थी, लेकिन ये समझो कि उस घी में जो तेल डालने का काम किया है। आखिरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ये योगी आदित्यनाथ और ये देवेंद्र फडणवीस ये दोनों इस तरह का नारा क्यों लगा रहे हैं। जी। देखिए, उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी का जो है वो रीढ़ की हड्डी माना जाता है। जी। 2014 में और 2019 में जो केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो उत्तर प्रदेश का जी। लेकिन आपने देखा कि पिछले चुनाव में क्या हुआ। पिछले चुनाव में जो है वो समाजवादी पार्टी उससे आगे निकल गई जी। और बीजेपी जो है वो समाजवादी से पिछड़ गई। जी। इसी के साथ साथ आप ये भी देखें कि अयोध्या में जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठान हुआ था जी, वहाँ पर भी बीजेपी हार गई।